Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about flash flood in Uttarakhand. Important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. Subsection इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना वहां से रिलेट करके देख सकते हैं इस टॉपिक को. दिस टॉपिक वुड बी आल्सो यूजफुल फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट. सबसे पहले समझते हैं फ्लैश फ्लड होता क्या है. किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लडिंग हो जाए तो उसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड. फ्लैश फ्लड इज डिफरेंट फ्रॉम रिवराइन फ्लड. जो नदियों का पानी जब अपने बैंक्स को ब्रीच करते हुए आसपास के एरिया में फैल जाता है तो उसके कारण आने वाले फ्लड को कहा जाता है रिवराइन फ्लड. एंड रिवराइन फ्लड में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 2 दिन 3 दिन 4-5 दिनों में धीरे धीरे पानी फैलता है. उसके ठीक अपोजिट फ्लैश फ्लड में इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, फ्यू मिनट्स किसी एक एरिया में पूरी तरह से पानी भर जाता है, उसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड. अब फ्लैश फ्लड होने के लिए हेवी रेनफॉल मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है. कभी कभार डैम ब्रेक हो जाने के कारण भी फ्लैश फ्लड आ जाता है किसी एरिया में. किसी बांध का अगर कोई डैम ब्रेक हो गया तो एक सडन अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स रिलीज्ड एंड दैट आल्सो लीड्स टू फ्लैश फ्लड. बट इन जनरल फ्लैश फ्लड इज एसोसिएटेड विथ हेवी रेनफॉल. अब हेवी रेनफॉल जब एक पर्टिकुलर टाइप का हो तो उसको कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट. क्लाउड बर्स्ट हिंदी में कहें तो बादल का फटना. तो हेवी रेनफॉल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अगर होता है तो इट लीड्स टू फ्लैश फ्लड. अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेवी रेनफॉल इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट. तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्लैश फ्लड होने के लिए हमेशा क्लाउड बर्स्ट ही होना चाहिए. कभी कभार नॉर्मल हेवी रेनफॉल आल्सो लीड्स टू फ्लैश फ्लड. जैसे गुवाहाटी में भी आप देखते हैं 10-15-20 मिनट बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो जाता है कई सारे एरिया पे, तो वहां पे कहेंगे कि हेवी रेनफॉल के कारण फ्लैश फ्लड आ गया. बट एक पर्टिकुलर तरीके का हेवी रेनफॉल को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट. वो क्या होता है, क्या कंडीशन पूरी होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, वो जरा देखते हैं. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट एंड देन we'll come to technical definition of cloud burst. Cloud burst is simply defined as heavy rainfall in short period of time, that too over a small area. अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन है क्लाउड बर्स्ट का एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि इफ रेनफॉल ऑफ 100 millimeter or more happens in 1 hour over a region which is hardly 10 kilometer into 10 kilometer एरिया, मतलब 10 किलोमीटर उसकी लेंथ हो, 10 किलोमीटर विड्थ हो, इतना एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है फॉर अ टाइम ऑफ 1 आवर तो फिर क्या कहा जाएगा कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है, बादल का फटना हुआ है. तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ फ्लैश फ्लड मतलब सडनली किसी जगह पे पानी इकट्ठा हो जाना. फ्लैश फ्लड हैपेंस बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल. एक पर्टिकुलर तरीके के हाई रेनफॉल को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट. अब क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हाई रेनफॉल जनरली हैपेंस इन द माउंटेनियस रीजन. होता क्या है कि माउंटेन के अराउंड जब विंड उसके अक्रॉस ब्लो करती है तो बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द माउंटेन द विंड इज फोर्स टू राइज, एंड व्हेन विंड इज फोर्स टू राइज अक्रॉस द या अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन तो फिर विंड का टेम्परेचर कम होता है. जब विंड का टेम्परेचर कम होगा तो इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होने लगती है, एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स रिलीजिंग इट्स मॉइस्चर इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दोज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल. तो मुद्दा यह है कि जब भी हवा बहती है, व्हेन विंड ब्लोज अक्रॉस सम माउंटेनियस एरिया, तो जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है तो जिधर से हवा राइज करती है उस एरिया को कहा जाता है विंडवर्ड साइड, और फिर जब हवा डिसेंड करने लगती है तो इसको कहा जाता है लीववर्ड साइड. और विंडवर्ड साइड में चूंकि हवा राइज कर रही है तो यहाँ पे खूब बारिश होती है क्योंकि विंड का टेम्परेचर कम हो रहा है. विंड इज नथिंग बट एयर पैकेट्स ओनली. आप ऐसे समझिए कि जो मूविंग विंड है इट इज नथिंग बट एयर पैकेट्स. एयर का छोटा छोटा पैकेट है एंड इट इज मूविंग लाइक अ ट्रेन.
उन एयर पैकेट्स का जब टेम्परेचर कम होता है तो उनकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, एंड देन दे स्टार्ट कॉजिंग रेनफॉल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो इसी कारण से विंडवर्ड साइड में खूब बारिश होती है, एंड दैट इज वाई जनरली ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन क्लाउड बर्स्ट इज विटनेस्ड। क्लाउड बर्स्ट मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ लिमिटेड एरिया, इन अ वेरी लोकलाइज्ड एरिया, उसको कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। सो व्हेन विंड राइजेज अलोंग द माउंटेन स्लोप, its temperature decreases, thus moisture holding capacity decreases and causes heavy rainfall, causing cloud burst. But not all heavy rainfalls are known as cloud burst. ये भी हम देख चुके हैं. Now coming to the current case. उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली विलेज में कल लगभग दिन के 1-1:30 के आसपास एकाएक से फ्लैश फ्लड आया, जिसमें कई सारे लोग बह गए। अभी एग्जैक्टली कितने लोग बहे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। 60 से 70 लोग शायद से बह गए हैं, अभी यही अनुमान है, बट द नंबर मे गो अप। बट इस आर्टिकल में ये बताया गया है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, कि ये जो फ्लैश फ्लड आया है, इट हैज नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ ए क्लाउड बर्स्ट, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ हेवी रेनफॉल बट नॉट बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट। क्योंकि जो बारिश के कारण ये फ्लैश फ्लड आया है, वो बारिश इस क्लाउड बर्स्ट का टेक्निकल डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कई सारे अखबारों में, कई सारे न्यूज चैनल्स में यही चल रहा है कि क्लाउड बर्स्ट के कारण उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आया है फ्लैश फ्लड, बट इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल बताता है कि टेक्निकली इट वाज नॉट अ क्लाउड burst. It was heavy rainfall but not categorized as cloud burst as per definition of IMD. ये जो फ्लैश फ्लड आया है, it has been resultant of, it has been caused by rugged topography. तो इस एरिया में जो टोपोग्राफी है वो प्लेन तो है नहीं, उसमें काफ़ी अनइवन सरफेसेस हैं, तो इस कारण से कई सारे जगहों पे पानी इकट्ठा हुआ था। एकाएक से थोड़े टाइम के लिए जब हेवी रेनफॉल हुआ तो सारा पानी एक साथ नीचे बह कर के आ गया। सॉइल जो है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, सॉइल ने बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ होल्ड किया हुआ था, सॉइल सैचुरेशन ऑफ मॉइस्चर, जिस कारण से जब बारिश एकाएक से तेज हुई तो सारा सॉइल नीचे मड स्लाइड के फॉर्म में आ गया और कई सारे घर उसके नीचे आ गए, कई सारे लोग भी इसके नीचे आ गए कल। एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड ग्लेशियल प्रेशर। मैंने आपको पिछले वीक बताया था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे हेवी रेनफॉल भी जिम्मेदार है, कुछ हद तक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी हुआ है। जो अपर रीजन में ग्लेशियर्स हैं उनका वाटर अमाउंट काफ़ी बढ़ गया बिकॉज ऑफ फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो उनके ऊपर प्रेशर था ही। फिर एकाएक से जब कल तेज बारिश हुई तो ग्लेशियर्स में भी कहीं कहीं पे थोड़े से क्रैक्स आए, जिस कारण से मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से रिलीज हुआ एंड दैट लेड टू फ्लैश फ्लड इन द डाउनवर्ड साइड। फ्लैश फ्लड भी आया, मड स्लाइड भी हुआ, बट टेक्निकली इट वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट एज पर द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन we have done right now, ये prelims practice question है, please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about 80 years of Hiroshima bombing. Important from our syllabus GS paper 1 world history point of view, can also be useful for our GS paper 4 ethics and integrity. थोड़ा बैकग्राउंड में समझते हैं डिटेल में। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई 1939 में, when जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो इसके बाद फिर ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड अटैक ओवर जर्मनी एंड दैट लेड टू बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन 1939। तो जर्मनी एट दैट टाइम वाज अंडर लीडरशिप ऑफ अडोल्फ हिटलर, नाजीज, और उनका जो अग्रेसिव अप्रोच था टुवर्ड्स डिफरेंट अदर कम्युनिटीज स्पेशली अगेंस्ट द जूस, इस कारण से पूरी दुनिया थोड़ी अलार्म हो गई थी अगेंस्ट द नाजीज, स्पेशली अगेंस्ट अडोल्फ हिटलर। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही
ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने एक लेटर लिखा उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली अडोल्फ हिटलर इज गेटिंग एटॉमिक वेपन डेवलप्ड। अडोल्फ हिटलर एटॉमिक वेपन बनवा रहा है, और अगर ऐसा वो करने में कामयाब हो जाता है तो ये पूरे दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि हिटलर एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल करने से पहले सोचेगा नहीं, उसका इस्तेमाल कर डालेगा। इसी कारण से एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने सजेस्ट किया यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कि यूएस को भी एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, और उनके पास भी खुद के एटम बॉम्ब होने चाहिए, तभी जाकर के वो डेटर कर पाएंगे जर्मनी को फ्रॉम यूजिंग एटम बॉम्ब। तो आप कह सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के इस लेटर के बाद यूएस स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू डेवलप एटॉम बॉम्ब ऑफ इटसेल्फ। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाए गए डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपनहैमर, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट 3-4 साल चलने के बाद इट वाज कंक्लूडेड सक्सेसफुली विथ ट्रिनिटी टेस्ट एक्सप्लोजन किया गया 1945 में, जिसके मदद से ये बात साबित हो गई कि न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोड किए जा सकते हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्टेड in 1940s and it continued for about 5 years, and then 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट was successfully concluded as a result of Trinity test, a successful explosion of nuclear weapon in 1945 in a very controlled manner। तो इस तरीके से एटम बॉम्ब बना लिया अमेरिका ने, एंड इट्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपनहैमर, जो इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, ही केम टू बी नोन एज फादर ऑफ एटम बॉम्ब। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद क्या और चीजें हुई? उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया ओवर 2 सिटीज ऑफ जापान। पहले हिरोशिमा पे ऑन 6 अगस्त 1945, उसी के 80 साल आज पूरे हो रहे हैं, जिसमें इंस्टेंटली आफ्टर यूजिंग दिस एटम बॉम्ब 70,000 लोगों की डेथ हुई। और उसके 3 दिन बाद ऑन 9 अगस्त 1945 a similar type of atom bomb was dropped over another city of Japan, that is नागासाकी, जिसमें 40,000 लोगों की डेथ हुई। तो 1,10,000 लोग तो इंस्टेंटली मर गए, उसके अलावा लगभग 2 लाख लोग जो हैं एक्सपोज्ड हुए टू एटॉमिक रेडिएशंस। एटॉमिक रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण दीज पीपल सफर्ड लेटर ऑन, उनमें से कई सारे लोगों की डेथ हुई इन ए वेरी स्लो बट पेनफुल मैनर। इतना नेगेटिव इम्पैक्ट जापान को झेलना पड़ा। और उसके अलावा जब जापान के ऊपर ये एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ तो बाकी दुनिया के देश भी काफ़ी अलार्म हो गए, घबरा गए कि यूएस के पास ये एटम बॉम्ब आ चुका है। एंड देन अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड टू डेवलप एटम बॉम्ब ऑफ देयर ओन, न्यूक्लियर वेपन ऑफ देयर ओन, एंड दैट लेड टू राइज ऑफ अ रेस अमंग्स द मेजर वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर आर्म्स रेस। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन ने अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब टेस्ट किया 1949 में, फिर ब्रिटेन केम अप विद एटम बॉम्ब इन 1952, फ्रेंच इन 1960, चाइनीज इन 1964, एंड देन इंडिया इन 1974 अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। वो बात अलग है कि इंडिया ने 1998 में जाकर के अंडर ऑपरेशन शक्ति अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह डिक्लेयर किया, बट इंडिया ऑल्सो डिड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974 अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने लेटर लिख करके ये कहा था कि एडोल्फ हिटलर शायद से एटम बॉम्ब बनवा रहा है, और अमेरिका को इस कारण से अपना एक एटम बॉम्ब डेवलप करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटरेंस अगेंस्ट नाजीज, उनको डेटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम यूजिंग एटम बॉम्ब। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? जापान के ऊपर एटम बॉम्ब का इस्तेमाल सच में कर दिया गया। इट वॉज नॉट अ डेटरेंस, रादर एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट यूज ऑफ एटम बॉम्ब ओवर जापान, खासकर तब जब जापान ऑलमोस्ट हार चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। देखिए,
जर्मनी वॉज डिफीटेड, जब तक जापान के ऊपर ये एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश थे, और इनको असिस्ट कर रहा था यूएसएसआर, क्योंकि यूएस एंड यूएसएसआर बोथ वेर टुगेदर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू बिकॉज दे वर फेसिंग कॉमन एनिमी इन द फेस ऑफ नाजीज्म। तो एक तरफ यूएस और उसके अलाई जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर भी था। दूसरे तरफ वर्ल्ड वॉर टू में थे जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर, नाजीज, इटली अंडर मुसोलिनी एंड जापान। ये ग्रुप जो है वो दूसरे तरफ थे। जर्मनी एंड इटली वर ऑलरेडी डिफीटेड, जो मेजर पावर थे वो ऑलरेडी डिफीट हो चुके थे बाय दिस टाइम 1945 अगस्त तक। तो अब जापान का डिफीट या सरेंडर जो है इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जापान वुड हैव सरेंडर्ड इवेंचुअली, उसका हारना निश्चित था। उसके ऊपर एटम बॉम्ब के इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं। येट US president of that time, Harry S. Truman, decided to use atom bomb on Japan, which was almost defeated. और माना जाता है कि ये एटम बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान के ऊपर इसलिए नहीं किया ताकि वर्ल्ड वॉर टू को खत्म किया जा सके, बट इसलिए किया ताकि पूरे दुनिया भर को वो मैसेज दे सके कि देखो हमारे पास एटम बॉम्ब आ चुका है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई डॉक्टर ओपनहाइमर became frustrated, devastated after the use of atom bomb over Japan. He was very upset. और उसके बाद से डॉक्टर ओपनहाइमर जो है he became one of the strongest proponent of nuclear non-proliferation, कि न्यूक्लियर वेपन और नहीं बनाए जाने चाहिए पूरे दुनिया भर में। He became strongest proponent of nuclear disarmament as well. तो ये जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, उसके बाद से साइंटिस्ट कम्युनिटी का व्यू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन काफी बदल गया। जैसे डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, वो हमेशा से ही भागवत गीता से इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था तब भी ही यूज्ड टू रीड भागवत गीता। और जब ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुली हुआ, जब वो एक्सप्लोजन हुआ उनके सामने, तो उन्होंने उस मोमेंट को कंपेयर किया है विद द मोमेंट जब कृष्ण ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कुरुक्षेत्र। जब अर्जुन वाज कंफ्यूज्ड, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लोगों से युद्ध करे या फिर उनके सामने सरेंडर कर दे, तो कृष्ण ने उनको काफी टाइम तक समझाने की कोशिश की कि यू जस्ट डू योर ड्यूटी, डोंट सी कि आपके सामने कौन खड़ा है, वो सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ाई करें। बट व्हेन अर्जुन वाज स्टिल कंफ्यूज, देन कृष्ण टुक दैट ग्रेट फॉर्म ऑफ हिमसेल्फ एंड देयर ही सेड कि लुक, आई कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो आप फ्यूचर के बारे में ये मत सोचिए, अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे विकल्पों का के चुनाव पर ही तुम्हारे सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर कि तुम इनसे लड़ोगे और अपने प्रियजनों को मारोगे या नहीं मारोगे। यू जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी एंड राइट नाउ योर ड्यूटी इज टू फाइट। What will happen in the future, that is not your concern because you do not control that. उस टाइम में जो कृष्ण ने विकराल रूप धारण किया था, उस टाइम में कृष्ण ने कहा था कि now I have become death and I can destroy the entire world. तो बेसिकली डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने जब उनके सामने ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुली एक्सप्लोड हुआ, तो उस टाइम में उन्होंने इस एक्सप्लोजन को कृष्ण के उस रूप से कंपेयर किया और बोला कि now this nuclear weapon has itself become death and it has potential to destroy all world. चलिए, ये तो बात हो गई कि ट्रिनिटी टेस्ट के टाइम में उनको क्या लगा। उनको लगा कि ये कृष्ण का ही दूसरा रूप है। लेटर ऑन, बाद में जब इसका इस्तेमाल हुआ, इस एटम बॉम्ब का इस्तेमाल जापान के ऊपर हुआ, तो डॉक्टर ओपनहाइमर वाज वेरी मच डिवास्टेटेड, डिजेक्टेड। और फिर वो अपने आप को कॉन्सोलेशन इस बात से देते थे कि लाइक अर्जुन, आई वाज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और मेरी ड्यूटी एज ए साइंटिस्ट वाज टू डेवलप a nuclear weapon to see whether a weapon could be developed or not. But इसका जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, he was never in favor of this use.
जापान के ऊपर अननेसेसरी इस्तेमाल किया गया एटम बॉम्ब का, ऐसा ओपिनियन रखते थे डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वोकल सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। वहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने भी कहा है, ही रिग्रेटेड राइटिंग दैट लेटर टू रूजवेल्ट। उन्हें कहा कि अगर मुझे पता होता कि जर्मन्स वेयर एक्चुअली नॉट डेवलपिंग एटॉमिक बॉम्ब और दे विल नॉट eventually succeed in developing atomic bomb, I would never have written any letter to Roosevelt. So scientific community were quite devastated after use of nuclear atom bomb over Japan. आज तक ये डिबेट चल रही है कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, क्या देशों को न्यूक्लियर वेपन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आता है इन फेवर ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो हम सामने वाले देश को डेटर कर पाएंगे हमारे ऊपर अटैक करने से। बट साथ ही साथ एक समस्या ये भी है कि अगर दुनिया में सारे देश ऐसे ही सोचने लगे तो सबके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी एक ने भी अटैक किया किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से, तो फिर सीरीज ऑफ रिटेलिएशन शुरू हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड दैट इज वाई पीस लीडर्स लाइक दलाई लामा, पोप फ्रांसिस ऑलवेज हैव सजेस्टेड न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। अगर भारत की भी बात की जाए तो इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। पूरे दुनिया भर से अगर न्यूक्लियर वेपन खत्म हो रहा हो तो भारत भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिसमेंटल करने के लिए तैयार है। बट जब तक ऐसा नहीं होता, कंप्लीट डिसआर्मामेंट नहीं होता, तब तक इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कहती है नो फर्स्ट यूज। हम किसी के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो उस केस में हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। मतलब भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो साफ साफ कहता है कि वी हैव क्रिएटेड आवर न्यूक्लियर वेपन फॉर डेटरेंस, नॉट फॉर अग्रेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल एथिक्स में पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन एंड इट्स एथिकल या मोरल जस्टिफिकेशन के ऊपर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन, अटेम्प्ट इट फर्स्ट एंड देन आप चाहिए तो हिंट्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिपोर्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे लॉन्ड्री में हमारे गंदे कपड़े धुल के सफेद हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस जिसकी मदद से जो इलिसिट फंड है, बेसिकली जो ब्लैक मनी है, उसको लेजिटिमेट या लीगलाइज करने की कोशिश की जाती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। वो तमाम प्रोसेस जिससे लोग अपना काला धन, ब्लैक मनी को लेजिटिमेट बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को धो करके सफेद करना, लिटरल सेंस में धुलाई नहीं हो रही है, बट इट्स अ प्रोसेस बेसिकली तमाम जिसकी मदद से काले धन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है। अब ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी बेसिकली वो पैसा है जिस पे टैक्स की चोरी की गई है, टैक्स इवेजन। आपने इनकम जनरेट किया बट उस इनकम पे आपने टैक्स नहीं भरा तो वो ब्लैक मनी हो जाएगा। तो टैक्स की चोरी को कहा जाता है टैक्स इवेजन। उससे अलग एक जो तरीका होता है टैक्स अवॉइडेंस, जिसमें आप सरकार के नियमों के हिसाब से ही अपनी टैक्स लाइबिलिटी को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उन तमाम मेथड्स को कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस, कि कैसे भी करके सरकारी नियमों का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत अपने टैक्स अमाउंट या लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, दैट इज अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल बट टैक्स इवेजन इज इलीगल। टैक्स इवेजन अगर आप कर रहे हैं अपने इनकम पे तो दैट मनी विल बी ब्लैक मनी। उसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू अगर पैसा आप जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया? ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी को लेजिटिमेट बनाने के जितने भी तरीके होते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। प्लेसमेंट, पहले तो पैसे को कैसे भी करके फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाए, बैंक अकाउंट में डाला जाए, उसको स्टॉक मार्केट में डाला जाए। तो कैसे किया जाता है? किसी और के नाम से डाल दिया पैसा, किसी न और के नाम से अकाउंट खोल दिया और उसमें पैसे को पहले वहां पे डलवाया, फिर ट्रांजैक्शंस किए गए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा या फिर तीसरे में भेजा, तो इसको कहा जाता है लेयरिंग। और फिर अल्टीमेटली वो पैसा अपने अकाउंट में वापस से मंगा लिया, सोइंग की ये कोई लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, आपने कुछ सामान बेचा है, उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो इसको कहा गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विद द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। तो बेसिकली ब्लैक मनी ये तमाम तरीके से अगर पैसा आता है, टैक्स क्राइम करके, फ्रॉड करके, ड्रग्स वगैरह थेफ्ट करके, तो ये सब ब्लैक मनी हुआ।
फिर ये 3 स्टेप्स प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन करके मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, ताकि जो ब्लैक मनी है उसको लेजिटिमेट या लीगल मनी की तरह दिखाया जा सके। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। पैसे को कैसे भी करके इकोनॉमिक सिस्टम में डाला, डर्टी मनी को इकोनॉमिक सिस्टम में डाला, वहां से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर डाले, जिससे जो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको पता ही ना चल पाए कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, और फिर उसको लेकर के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, लैंड में, फ्लैट में, कोई बड़ी सी कार खरीद ली, लग्जरी कार खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली, तो इन सब का आ गया इंटीग्रेशन। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो प्रिंसिपल कानून है, मेन कानून है हमारे देश में, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से फिर बाकी जो इससे एसोसिएटेड एक्टिविटी है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया, उसके पीछे 2 इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स रेस्पॉन्सिबल हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। बेसिकली एक इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, जिसकी मदद से ड्रग ट्रैफिकिंग को इंटरनेशनल लेवल पे रोकने की कोशिश की जा रही है। जो ड्रग ट्रैफिकिंग का सप्लाई चेन है एट ग्लोबल लेवल, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है अंडर दिस इंटरनेशनल लॉ। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को मेनली सपोर्ट करता है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी के सप्लाई को कर्व करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन लिया गया, और उस कन्वेंशन के जो भी मेंबर देश सिग्नेटरी थे, उन्होंने अपने अपने देश में ब्लैक मनी को रोकने के लिए कानून लाया। उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार अपने देश में लेकर के आई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अलावा देयर इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। इट ऑल्सो वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग ब्लैक मनी एंड कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग। तो उसका भी मेंबर है भारत। तो इन दोनों इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के कारण भारत सरकार अपने देश में लेकर के आई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं। इस कानून के सेक्शन 3 में बताया गया है कि विच ऑफेंसेस कैन बी कंसिडर्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। तो डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हैव बीन गिवन इन सेक्शन 3। सेक्शन 5 में दिया गया है द प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और बाद में इंटीग्रेशन करके आपने फ्लैट खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपकी वो फ्लैट या प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है, अटैच कर सकती है। साथ ही साथ इस एक्ट में रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट भी डाली गई है ओवर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि अगर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगता है जो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, तो उनको वो रिपोर्ट करना है टू द इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED या CBI, जिनका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकना। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कानून तो ला दिया गया, टाइम टू टाइम इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसकी मदद से ये कानून काफी सख्त हो गया। इट हैज बिकम ए वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, and that is why some of the concerns are arising with respect to this prevention of money laundering act. पहला, the definition of proceeds of crime has been very very broad. देखिए, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग से लाई गई है उसको सरकार जब्त कर सकती है, अटैच कर सकती है, कन्फिस्केट कर सकती है, यानी कि उसके इस्तेमाल करने पे रोक लगा सकती है फॉर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ओनर ने वो धन या वो प्रॉपर्टी काले मनी से, ब्लैक मनी से जनरेट किया है। अब ये जो प्रोविजन है ना, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रोविजन बड़ा स्ट्रिंजेंट तरीके से अप्लाई होता है हमारे देश में। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रोसीड्स आया उसका डेफिनेशन बड़ा ब्रॉड है। इसमें सिर्फ वो प्रॉपर्टी नहीं आती है जो पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड है। जैसे आपका एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, वो 1 करोड़ का है, जिसकी मदद से आपने कहीं 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। अब अगर आपके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है जिसमें आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, अब कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जब प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करेगी, सरकार जब्त करेगी, तो सिर्फ वो फ्लैट को जब्त करेगी। हो सकता है कि आपका पर्सनल बैंक अकाउंट सीज कर ले, फ्रीज कर दे। हो सकता है कि आपकी कोई और संपत्ति है जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा केस नहीं चल रहा है, बट उसको भी वो अटैच कर ले फॉर द टाइम बीइंग। तो ये बड़ी समस्या है।
देयर इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि क्राइम से आने वाला जो पैसा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या सेट ऑफ प्रॉपर्टी तक नहीं लिमिटेड है, इट इज वेरी ब्रॉड। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अलाउ किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई को टू हैव अ ब्रॉडर व्यू ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और उसके बाद से अगर किसी भी इंसान के अगेंस्ट अगर कोई भी छोटा मोटा भी केस आ गया अगर मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसकी बहुत सारी संपत्ति जो है वो जब्त हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, और इस कारण से उसको बहुत हैरासमेंट झेलना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन वाई ये अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि नाउ गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग, एक्सपर्ट्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का व्यू है कि गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट। उनके ऊपर एक आधा केस डाल दो और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लो, एसेट जब्त कर लो। जब्त करके खुद इस्तेमाल नहीं कर सकती सरकार, लेकिन उनको भी इस्तेमाल करने से रोक देती है। इस कारण से पॉलिटिकल पार्टी या उनके ओपोनेंट जो है सरकार के, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं। तो इलेक्शन से पहले ऐसा क्रिटिक्स का मानना है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के क्रिटिक्स हैं, कि सरकार जो है इसके स्ट्रिंजेंट प्रोविजन का मिसयूज कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय मदन लाल चौधरी केस में वो जो ब्रॉड डेफिनेशन अलाउ कर दिया है, इसका खासकर मौजूदा टाइम में सरकार मिसयूज कर रही है थ्रू ईडी, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। ओवर रीच बाय ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफन पुट falsely the case of money laundering over many individuals just to harass them and rent seek, extract bribe from them. Burden is proof on the accused, that is also a big problem। देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी जैसे पुलिस है, उसने आपके ऊपर केस किया, तो पुलिस को प्रूफ देना है कोर्ट में कि आपने ये क्राइम किया है, यानी कि burden of proof is on the prosecution agency in ordinary cases। बट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या सीबीआई ने आपके ऊपर केस कर दिया कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में केस कर दिया अगर, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं फॉर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ सच केसेस, उसमें अगर इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। आपको साबित करना है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, इनको नहीं साबित करना है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, आपको साबित करना है कि आपने नहीं किया। यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस। तो बेसिकली इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगता प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। यहाँ पे बेल के कंडीशंस भी बड़े स्ट्रिंजेंट है। अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग गया आपके ऊपर ये केस, तो आप अगर अरेस्ट हो गए तो जल्दी बेल भी नहीं मिलता है। दीज आर वेरी प्रॉब्लम्स। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बड़ा ही सख्त कानून है। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सख्त कानून होना भी चाहिए, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि इस सख्त प्रोविजंस का, जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, उसका मिसयूज कर रही है सरकार, स्पेशली द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का एंड बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड का। किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दो, अब वो प्रूफ करता रहे कि नहीं नहीं उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, सालों साल तक केस चलता है, हैरेसमेंट होता है। करंट केस क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक रिपोर्ट रखा है राज्यसभा के अंदर, स्टेटस रिपोर्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। इस रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 10 सालों में, साल 2015 से लेकर के अभी तक 5422 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इन 5000 केसेस में से सिर्फ 25 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। मतलब जिस पार्टी के खिलाफ एलिगेशन था वो एलिगेशन, आरोप सही साबित हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें पता चलता है कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी हो रहे हैं जस्ट टू हैरास पीपल। इससे यह भी माना जा सकता है कि सरकार काफी विजिलेंट हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, इस कारण से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसमें फॉल्स केसेस या वीक केसेस होंगे तभी तो कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट का इतना कम होना बताता है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या तो उस पावर का मिसयूज कर रही है, नहीं तो वो केस को ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रही है, एविडेंस ठीक से कलेक्ट नहीं कर पा रही है, या तो फिर फॉल्स केसेस बना रही है। क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आर मोर बट कन्विक्शंस आर लेस। वही बात हो गई कि 100 लोगों के ऊपर मर्डर केस का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया, 10 साल केस चलने के बाद पता चला कि सिर्फ एक ने मर्डर किया था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आपने इस मर्डर केस वाला जो कानून है इसका मिसयूज किया है 99 लोगों को हरास करने के लिए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट इट।
ऐसा मेंस में सवाल पूछा था यूपीएससी ने साल 2021 में विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग. यू कैन अटेम्प्ट दिस एज वेल while reading the hints. Next topic is about India Electric Mobility Index, IEMI, important from prelims exam point of view. नीति आयोग लेकर के आई है एक नया इंडेक्स, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, जिसकी मदद से भारत के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको स्कोर एंड रैंक दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफर्ट्स टू अचीव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. बेसिकली अपने अपने स्टेट्स में या अपने अपने टेरिटरी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को स्कोर एंड रैंक दिया जाएगा. टोटल 100 में से स्कोर दिया जाएगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को. 16 इंडिकेटर्स लिए गए हैं अक्रॉस 3 कोर थीम्स. पहला है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में रिसर्च एंड इनोवेशन पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं. 3 कोर एरिया हैं, ओवरऑल 16 इंडिकेटर्स हैं. 100 में से अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को स्कोर दिया जाएगा एंड रैंक दिया जाएगा. ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स निकाल करके लाई है नीति आयोग, इसको आप पॉलिटी में जीएस पेपर 2 के आंसर में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल में भी मेंशन कर सकते हैं. अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में कंपटीशन प्रमोट कराने का भी एक तरीका माना जा सकता है. ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 रिलीज किया है नीति आयोग ने, उसके हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़. दे आर फ्रंट रनर्स. फिर है परफॉर्मर स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, और बाकी सब एस्पिरेंट कैटेगरी में हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो सवाल था उसमें बस तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही हैं. अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पास पुलिस का पावर नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है. बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं. यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज फॉर इनलैंड फिशिंग एज वेल. यहाँ पे तो सीधा प्रश्न था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर